हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि लेक्चर 2 यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट्स पे डिस्कस जिस पे करने जा रहे हैं वो है चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स एक्चुअली होता क्या है? देखिए, किसी भी मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन कराने में काम आता है वही चार्ज कैरियर्स होता है उसका। तो आइए हम लोग लिखते हैं द चार्ज पार्टिकल्स। इसका मेनली है कि डेफिनेशन बेस्ड कुछ पॉइंट है जिसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। द चार्ज, यहाँ पे बात करेंगे द चार्ज पार्टिकल that set up an electric current are called charge carriers। कुछ ऐसे डेफिनेशन है, आज हम लोग काफी डेफिनेशनों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली इन सब चीजों को आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, और आप यहाँ सुन रहे हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चार्ज कैरियर्स क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन रखा गया है, द चार्ज पार्टिकल दैट सेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। जो कि कंडक्शन कराने यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो चार्ज काम आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ एक और टर्म जो है हम जिस पे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका दूसरा पॉइंट है ये, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं आप इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे। फ्री मतलब समझ ही रहे हैं, जिसपे किसी का बाउंडेशन नहीं हो तो हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से रखा गया है, कह सकते हैं हम लोग कि एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट attached to an ion और क्या एटम और मॉलिक्यूल and free to move under the influence of an applied electric or magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉट अटैच्ड टू एन आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स के आयन से कोई अट्रैक्शन ना हो, किसी की वजह से रुके नहीं और वो फ्री मूव करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। देखिए, ये सब टर्म जो पढ़ रहे हैं हम किसी पार्टिकुलर चीज को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। आज के दिन हम इस वीडियो में काफी ज्यादा डेफिनेशन देखने वाले हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको आराम से अपने नोट्स पे वर्क करना है। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन समझेंगे,
फिर एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। देखिएगा, वेलोसिटी है और ड्रिफ्ट है तो ये एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी में ही आता है। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको इसके बारे में समझा देता हूं मैं। तो देखिएगा, यहां से हम कहेंगे कि द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी with which the free electrons in a constant move opposite to the electric field inside the conductor is called drift velocity। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली आपने वेलोसिटी का नाम सुना है और आपको लगता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखिए होता क्या है, मेटल के अंदर की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मेटल कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, एक ये वायर है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, आपको ये बात तो पता ही है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, जो कि डेफिनेशन में मेंशन किया गया है। देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, मूव करेगा, और जिस स्पीड से मूव करेगा, यहाँ पे लिखा है द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कांस्टेंट मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, केवल इस वेलोसिटी का नाम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। अब रह गई बात कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। देखिए, इसका एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी है, तो हमने मान लिया कि v1 v2 v3 एंड सो हो सकते हैं। तो हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर दिखाना चाहें तो हम कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं सो मेनी वेलोसिटी, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर अलग अलग वेलोसिटी ले लें, मान लिया हमने n इलेक्ट्रॉन लिया है तो n के वेलोसिटी डिवाइडेड बाई n, ये एवरेज निकल जाएगा। इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को सम कर दिया और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बात हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अभी इस पे हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्पीड के साथ टाइम, जो कि हम यहाँ बात करेंगे, टाइम के साथ भी हमें यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम का नाम जो चेंज होकर आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, जिसका डेफिनेशन हम आपके सामने रखते हैं, फिर बात करेंगे इसके आगे कैसे बढ़ना है। तो आइए, जो हेडिंग है हमारा, इस पे काम करते हैं, जिस हेडिंग का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले इसका डेफिनेशन की होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, तो लिखते जाइए द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन टू successive collision
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन with positive ions in a conductor is known as relaxation time इसको हम लोग हाफ पाई से यानी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे एवरेज की बात किया जाए, रिलैक्सेशन टाइम अगर टाउ निकालने की बात करें, यहाँ पर भी हम कहेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम यानी कोलिजन से है। द एवरेज कोलिजन देखिए यहाँ पे क्या है कि इस वाले डायग्राम में समझ लेते हैं। यहाँ सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने का जो टाइमिंग है सबका तो सेम हो नहीं सकता, अलग अलग होगा। तो चलिए जब एक अलग अलग होगा तो इनका एवरेज यहाँ पर भी रिलैक्सेशन टाइम निकाला जाता है। तो हम कहेंगे सबका टाइम यानी T1 प्लस T2 प्लस डैश प्लस Tn और डिवाइडेड बाई क्या n कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका हो गया हमें रिप्रेजेंट करने का। चलिए ये तो रहा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। अब दोनों के मदद से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम फाइंड करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं। देखिए मेनली है कि यहाँ पर चलिए हम हेडिंग करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन समझना है। देखिए मेनली क्या है कि हम पहले वाले कंडीशन से बहुत कुछ सीखे हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हम एक वायर बना लिए, मेटल वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल ले लिया हमने। हमें पता है अगर इसे किसी बैटरी से जोड़ा जाए इस तरीके से तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल आपको दिखाई देगा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमने दिखा दिया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से है। निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसका फ्लो किधर होगा? निगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि अपोजिट में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा हम यहाँ पे बता देते हैं कि फॉर हम लिखते जाते हैं फोर्स। सबसे पहले फोर्स निकालेंगे हम। फोर्स exerted by the field on each electron। क्या देखेंगे यहां से फोर्स की बात करें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा इस तरीके से ये फोर्स निकल गया हमारा। अब अगर ये मान ले कि m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया है, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम यहां से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? याद कीजिए 11th का फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा A इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ से फोर्स चाहे जितना भी हो, कितना लिखेंगे? माइनस E दिया है अपॉन मास। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने एक्सेलरेशन को यहीं पे छोड़ दिया, तो A इक्वल टू कितना आ गया? माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी फॉर एक इलेक्ट्रॉन का
और शुरू में देखिए जब भी इसको बैटरी से नहीं ऐड किया गया होगा तो चलो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पे होंगे, केवल वाइब्रेट करते होंगे लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करते होंगे। इस केस में इनका इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि 0 होगा, इसमें कोई हमें शक नहीं है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर पार्टिकुलर अलग अलग के लिए निकालेंगे तो v इक्वल टू v1 और u1 और t1। यहाँ पे तीन बातें आज दिखाई दे रही है। ऐसे हमारे पास अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या है, तो हमने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू क्या होता है, तो हमने बताया था v1 प्लस v2 प्लस डेटा डैश vn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए आगे हम अगर बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ v1 की जगह पे u1 प्लस ए टी1, ये तो पहले से हो गया। दूसरा u2 प्लस ए टी2 प्लस डेटा डैश और यहाँ पे n। अगर यहाँ इसको अलग अलग कर ले तो क्या देखेंगे हम, यहाँ पे अलग अलग करने का मतलब है u1 प्लस u2 प्लस डेटा डैश un तक और डिवाइडेड बाई n प्लस यहाँ से जो कॉमन होगा वो होगा एक्सेलरेशन और यहाँ आएगा t1 प्लस t2 प्लस डेटा डैश प्लस tn डिवाइडेड बाई n। ये देखिए सभी इनिशियली 0 है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वैल्यू होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी की बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, a और ये देखिए रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ। तो यहाँ पे अगर चाहे तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना निकाला था, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास और रिलैक्सेशन टाइम। अगर चाहे तो आप वेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा रिलेशन हो गया, यही कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें काफी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। पहली बार तो हम चाहे तो इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इसीलिए डायरेक्शन की बात अगर हटा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। देखिए एक कंसेप्ट तो पता है, यहाँ पे इस जो वायर था, जिस वायर की बात करें, इसका लेंथ L है और पोटेंशियल अगर V होगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, या पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, बताइए। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई रिलेशन है तो क्या आप पता है आपको, तो V इक्वल टू E और D का प्रोडक्ट होता है यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के जगह पे तो L आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन L। चाहे तो इसको पुट कर सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर E के जगह पे V अपॉन L पुट कीजिएगा तो E V अपॉन एम एल और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये दो टर्म्स में आप जो है यहाँ पे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। देखिए बिल्कुल क्लियर है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अब जो नया हेडिंग है इसमें हम कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसी से हमें आगे बढ़ना है। एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। चलिए तो आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हेडिंग करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है और हमें जो है करंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे और इसमें जो जो चीजें गिवन करना है वो पहले लेंगे, तब जाके ये रिलेशन ड्राइव हो पाएगा। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। यहाँ पे कि हमने क्या लिया, एक मेटल रॉड लिया और यह एक वायर ले लिया हमने। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी हम लेट करेंगे यहाँ टोटली इस बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए सबके टर्म्स में इस बार का रिलेशन आने वाला है। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल V हमने ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, अगर लेंथ L ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ है,
ठीक है, ये सब इतना अगर हम मार्क कर लिए तो बाकी हम चीजें को लिखते हैं जो जो यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो दिया हुआ है, आप लिखते जाइए साथ में। सबसे पहले A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, VD जिसे रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसीलिए जो चीजें यहाँ पे हमें लेना है इक्वेशन में उसको तो गिवन हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। यहाँ स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, इतने चीजों को हम लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमें मेनली सबसे पहले क्या करना है, इस वायर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उससे हम चार्ज निकाल लेंगे, और चार्ज निकाल लेंगे तो चार्ज से करंट तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए टाइम से डिवाइड कर देंगे, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है। तो इस तरीके से हमें रिलेशन आ जाने चाहिए। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगा कि वॉल्यूम ऑफ देखिए यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ पता है, तो क्या करेंगे A और L, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि Al के साथ में प्रोडक्ट कर देना है n के साथ। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमें यहां तक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब हम चार्ज की तरफ भी बढ़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए चार्ज ऑफ कंडक्टर ऑफ L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। यहाँ पे चार्ज की बात करें L लेंथ के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन से यानी Q इक्वल टू NE होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो N का तो वैल्यू हमें पता चल गया है, ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, तो N Al इंटू E। एक चीज और, अगर हम चाहे यहाँ पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एंट्री दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसका डिस्टेंस कितना है, L है, और वेलोसिटी Vd से मूव कर रहा होगा तो S इक्वल टू Vt होता है जनरली। तो यहाँ से अगर हम बात करें S तो हमारा L है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V और इंटू T, तो हम चाहे L के जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, चार्ज की जगह पे हमने क्या लिख दिया, N E A, और L के जगह पे Vd, और साथ में क्या Vd और क्या आया T, Vd इंटू T, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो ये चार्ज निकल गया। अगर हम बात करें करंट का, तो करंट इन वायर कितना हो जाएगा, करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ देखिए चार्ज दिया हुआ है NE A और साथ में VDT डिवाइडेड बाई T। उम्मीद करते हैं T से T कट गया, तो यहाँ पे जो करंट आ गया वो किसके इक्वल आ गया, तो NE A VD। उम्मीद करते हैं आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। NE A यही रिलेशन है और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में।
जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, e इलेक्ट्रॉन है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पे देखिए हमने पिछले क्लास में करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा तो हम कहेंगे करंट डेंसिटी भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे करंट डेंसिटी की बात करें हम, आपको याद होगा कि J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A। I का वैल्यू पता है NE/AVD बाई A, काट दे रहे हैं, तो यहां से हमें करंट डेंसिटी भी मिल गया। J इक्वल टू कितना आ गया, तो NE/VD। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा दो चीजें, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमने आपको क्लियर किया। अब हमें थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगा। ओम्स लॉ जानना है। देखिए यहाँ से ओम्स लॉ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिलनी है ओम्स लॉ पे हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं ओम्स लॉ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा कुछ तो इस पे हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम जनरल चीजों को यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ओम्स लॉ नहीं समझते हैं, भूल गए होंगे। तो आइए हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ क्या आता है, देखिए यही वायर है और वायर के 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ, अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, हमने पोटेंशियल तो पढ़ा हुआ है, तो यहाँ दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस वायर में करंट I पास कर रहा, साथ में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। यही यहाँ पे ओम्स लॉ का वर्क है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये थ्योरी उन्होंने एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताया था। तो आइए हम लिख देते हैं इसको, आपको एक बार और फिर से याद हो जाएगा। तो कहेंगे द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied across its end। At a constant temperature। उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा, क्लास 10th में पढ़ा हुआ। तो यहाँ क्या कहेंगे, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है और यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं जिसका नाम R है। ये R को आपको तो याद होगा, R होता क्या है, तो हम यहाँ से R इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, V अपॉन I। ठीक है, ये भी हमारा तो लिखते हैं यहाँ पे R इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है एंड इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट क्या आना चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर, और इसका नाम दिया जाता है ओम्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। एक चीज और हम आपको याद दिला देते हैं, किसी भी सर्किट में इसको रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में
यहाँ पे अगर बात करें एम्पियर मीटर का तो कुछ इस तरीके से होता है एम्पियर मीटर ऐसे, और इसे सीरीज में ही लगा दिया जाता है। और यहाँ पे जो टर्मिनल पॉजिटिव का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से, निगेटिव टर्मिनल जो है निगेटिव से। अगर यहाँ पॉजिटिव होता एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, साथ में अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो यहाँ पे पैरेलल में लगाया जाता है वोल्ट मीटर। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे और आप याद भी रखेंगे कि एम्पियर मीटर को कैसे लगाया जाता है, मीटर जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको रेसिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट, यहाँ का रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है। अब जो है कुछ इफेक्टेड है, जो कुछ फैक्टर है जिससे ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस जो है इफेक्ट करता है, तो देखते हैं उसको भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, हेडिंग कीजिए यहाँ इसके नीचे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। सबसे पहले अगर लेंथ के साथ रिलेशन देखें, पहला सबसे पहला तो यहाँ लिखेंगे द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to its length। यहाँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, पहला इक्वेशन यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आपको याद भी होगा, ये क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था। एक चीज और, अगर यहाँ पे ग्राफ देखा जाए, इन रेशियो में ग्राफ रह गया था, आपको याद आ जाएगा V और I का, तो यहाँ सीधे डायरेक्टली का साइन होने की वजह से ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये एक छूटा था, इसको भी क्लियर कर दिया हम। आगे करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 और 2 से, क्या लिख दें यहाँ 1 और 2 से। देखिएगा R जो है L/A के इक्वल यहाँ से हो जाएगा। साथ में यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक लाते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं रो, और L/A, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इस रो को निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, RA/L, और इसका SI यूनिट कितना होता है, ओम्स मीटर, यानी कि ओम मीटर। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, इसको रेसिस्टिविटी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो टर्म्स है जो इसी से रिलेटेड है, उस पर डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से और इसका रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वही आज हम लोगों का वर्क है मेनली। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको कहते हैं कंडक्टेंस। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डेफिनेशन हम लिखते हैं, आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा कि काफी आसान है। लिखेंगे कि द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the easy with which electric charge
इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट, flow through it is equal to the reciprocal of its resistance and is denoted by, इसको कैपिटल जी से हम डिनोट कर देते हैं। तो यहां पे कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रेसिस्टेंस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम G इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/R। तो ये मुश्किल नहीं है, ये टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ एसआई यूनिट कितना लिख देंगे यहाँ पे, ओम पर ओम लिख देंगे। और क्या, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये तो कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस से आया है। अब आएगा कंडक्टिविटी, जो कि किससे आएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहेंगे यहाँ पे कि कुछ नहीं करना है, यहाँ रेसिप्रोकल कर देना है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is called its conductivity। बहुत आसान है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और 1/ρ के इक्वल हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो ओम पर मीटर पर। उम्मीद करते हैं आप क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ कंसेप्ट में बात करेंगे और इसी से कुछ रिलेशन जो है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कंसेप्ट में लाते हैं कुछ पॉइंट्स और इन्हीं टर्म से निकालेंगे। सबसे पहले कहेंगे, देखिए हमें पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के, जो कि वायर लिया गया है यहाँ पे। और एक चीज अभी हमने पढ़ लिया, V इक्वल टू IR, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करते हैं यहां हम क्या करेंगे, R की जगह पे हम क्या लेकर आ जाएंगे, तो ρl अपॉन A। हमने इतना लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए पोटेंशियल की जगह पे हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और L लिख सकते हैं, और I ρl अपॉन A, यहां से कुछ कटते हुए दिखाई दे रहा है, वो है L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो यहां देखिए आ गया I अपॉन A इंटू रो। देखिए ये भी एक तरीके से रिलेशन है, बट I अपॉन A को हम क्या लिख देते हैं, तो I अपॉन A को हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इक्वल टू, हमें दिखाई दे रहा है I अपॉन A को J लिखते हैं रो। अगर चाहे तो इसमें वेक्टर लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहां से अगर हम J निकालना चाहते हैं यानी करंट डेंसिटी, तो क्या होगा, E अपॉन 1/ρ। और 1/ρ के बारे में हमने पढ़ा था अभी कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये भी रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए मेनली कंसेप्ट नंबर 2 में जो रह गया था पीछे का कंसेप्ट, हम उसी को सामने ला रहे हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं कंसेप्ट 2 में, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है, देखिए कितना आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई जो मास से और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, और ये इक्वल भी था ई, अगर पोटेंशियल के टर्म में देखें तो ml और टॉर्क था यहाँ पे, ये चीज तो आपको याद होगा। और साथ में आई करंट इक्वल टू हमने क्या देखा है, आई इक्वल टू तो ENA VD, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम जो है एल के टर्म में लेकर आते हैं, यहाँ पे ENA और VD के जगह पे EVML और यहाँ रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहाँ तो आ गया आई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, इसे सॉल्व करके हम निकाल क्या रहे हैं, तो V अपन I का रेशियो हम चाहते हैं किसी तरीके से निकल जाए। तो इधर I ले जाइए, बाकी सबको इधर लाइए, तो यहाँ आ जाएगा ml और साथ में प्रोडक्ट होगा ENA और साथ में E और रिलैक्सेशन टाइम, यानी 2 बार इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा V अपॉन I। याद होगा V अपॉन I को हम क्या लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं R। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इक्वल टू हमें मिल गया और वो रिलेशन क्या मिला, ml अपॉन क्या लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे E स्क्वायर NA और रिलैक्सेशन टाइम नीचे आ गया। तो ये भी एक हमारा रिलेशन ही होता है, लेकिन R इक्वल टू हमें पता है रोयल अपॉन A, इसीलिए हमें रेसिस्टिविटी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमें एक रिलेशन पता है R इक्वल टू क्या होता है, रोयल अपॉन A। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे R की जगह पे, तो R इक्वल टू रोयल अपॉन A इक्वल टू ml E स्क्वायर NA और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। तो साथ में हम बताते हैं, हमने इसको इससे काट दिया, ये कट गया इससे, साथ में एरिया इधर ऊपर जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ रेसिस्टिविटी हमारा जो आया m अपॉन E स्क्वायर N और रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरीके से ये डिराइव कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो काफी क्लियर समझ में आया होगा और इसके एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, मेनली बेसिक चीज है ये, और उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पूरा एक वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का हम बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिएगा लगातार लेटेस्ट वीडियो के लिए।